अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो वेनेज़ुएला, यस बिल्कुल सही आपने पढ़ा थंबनेल में, उसके रिगार्डिंग जो है वो रिजीम चेंज की बातें की जा रही हैं और कोशिशें भी की जा रही हैं और ऑलरेडी पास्ट में ये कोशिशें की भी हैं अमेरिका ने। अभी तक जो वॉरफेयर इक्विपमेंट है वो वेनेज़ुएला के करीब डिप्लॉय कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से। और सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि यार क्या कुछ डिप्लॉय किया है और क्यों किया है, वजह क्या है, वेनेज़ुएला के साथ मसला क्या है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि यार जितने ऑप्शंस क्या हैं अमेरिका के पास, अभी वो क्या कुछ कर सकता है उधर रिजीम चेंज करवाने के लिए, और उनमें से कौन से ऑप्शंस जो हैं वो सही होंगे और कौन से ऑप्शंस जो हैं वो फेल करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहले तो जो हमें चीज़ पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि जो अर्ली सितंबर था 2025 का, उस वक्त से जो है वो कैरिबियन सी में जो बोट्स जा रही होती थी, ट्रैवल कर रही होती थी, उन पे एयर स्ट्राइक्स करने स्टार्ट कर दिए थे अमेरिका ने, ठीक है। और अभी रिसेंटली भी 2 दिन पहले एक और मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि एक और जो है बोट पे अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है। और ये सारे एयर स्ट्राइक्स क्या किस बेसिस पे किए हैं, अमेरिका ने ये कह के किए हैं कि यार ये ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज़ हो रहे थे और ड्रग को वेनेजुएला से और जो हमारे पास साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उससे यूएसए की तरफ शिपमेंट ये करते हैं, ठीक है। इसीलिए अटैक्स किए थे। और ये जो मैंने रेफरेंस इधर पेश किए ना, ये उन लोगों के लिए पेश किए जो कहते हैं कि यूएन जो है वो बायस्ड है, अमेरिका ने उसे बनाया है इसलिए वो अमेरिका को कंडेम नहीं करता। अमेरिका को खुले अल्फाजों में यूएन ने इधर कंडेम किया है कि भाई ये जो आपने अटैक्स किया है ना बोट्स के ऊपर, ये एक मर्डर किया है आपने, ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, ठीक है। तो अभी उसके बाद 2 महीने हुए कि अमेरिका ने 10,000 यूएस ट्रूप्स, इसी के साथ साथ 8 यूएस नेवी सरफेस वेसल्स और सबमरीन्स जो साउथ अमेरिका का नॉर्दर्न कोर्स है, जो सी का इलाका है, और इसी के साथ साथ अगर हम यूएसए की बात करें उसका साउदर्न जो एरिया है उधर लाके डिप्लॉय कर दिए हैं ये सारे वॉरफेयर इक्विपमेंट, ठीक है। इसी के साथ साथ B-52 और B-1 बॉम्बर्स भी जो हैं वो भी वेनेजुएला के करीब साउथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ जनरल आर फोर्ड, जो कि जनरल आर फोर्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, जैसे कि इधर डिफरेंट ग्रुप्स नहीं होते हैं मिलिट्री के अंदर जो मतलब डिफरेंट काम करते हैं, लाइक नेवी को कंट्रोल करने वाले अलग होते हैं, एयर स्ट्राइक्स कंट्रोल करने वाले अलग होते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि ये जितना भी इधर सारी डिप्लॉयमेंट हुई है ना इन सारे मिलिट्री इक्विपमेंट की, इसको जो है वो ये इस ग्रुप के अंडर होगा और आगे जो भी ट्रंप ऑर्डर देता है वो इस ग्रुप ने जो है वो सारा हैंडल करना है, चाहे वो एयर स्ट्राइक्स हों या वो सबमरीन से रिलेटेड हों, ऑर्डर्स जो हैं वो ये ग्रुप देगा। अभी ये सारा कुछ करने से पहले ही रिपोर्ट्स जो हैं वो सामने आ गई थी कि इंटरनल जो यूएस ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में डिबेट हो रही है कि यार जो रिजीम चेंज है वेनेजुएला के अंदर वो करवानी कैसे है। तो कुछ जो हैं वो लाइक डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो हैं वो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे मार्को रूबियो जो है वो अपने बयानात वगैरह में भी जो पॉइंट सामने रख रहा है वो ये रख रहा है कि यार वेनेजुएला जो है वो एक नार्को ट्रैफिकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी एम्पावर हो गई है वेनेजुएला के अंदर और अभी उस वेनेजुएला को वो रूल कर रही है, ठीक है। तो ये उसने कहा है और कहा है कि यार अभी ये सिर्फ ड्रग्स का मामला नहीं है, ये यूएसए की सिक्योरिटी का भी मामला है। तो यूएसए की सिक्योरिटी के लिए भी रिजीम चेंज वेनेजुएला के अंदर बहुत ज़रूरी है। ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो मार्को रूबियो दे रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मज़ीद आपको इस पे डिटेल्स दूं तो जुलाई में ये सारा काम स्टार्ट होता है कि जब ट्रंप ऑर्डर देता है कि वेनेजुएला के जो ड्रग कार्टेल्स हैं उनके अगेंस्ट आपने अमेरिका ने मिलिट्री फोर्स अपनी यूज़ करनी है, उनको खुली इजाज़त दे दी। इसी के साथ साथ ये इजाज़त देने के 2 हफ्ते बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया कि जो बाउंटी थी निकोलास मदुरो के हेड पे, उसके सर पे, यानी कि उसकी जो असैसिनेशन बाउंटी थी। अच्छा, ये निकोलास मदुरो कौन है? ये वेनेजुएला का जो अभी करंट रूलर है ना वो है, जो कि इलेक्शंस में रिगिंग वगैरह करके ऊपर अभी बैठा हुआ है फिलहाल भी, ठीक है, ये वो है। और उसके हेड बाउंटी जो थी वो पहले $25 मिलियन थी और अभी उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 50 मिलियन कर दिया गया है। इसी तरह 15 अक्टूबर में क्या किया था, ट्रंप ने इस बात को एक्नॉलेज कर लिया था कि उसने CIA को ऑथोराइज़ किया है कि वो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं वेनेजुएला के अंदर उसको परफॉर्म करे। कोवर्ट ऑपरेशंस क्या मतलब, यानी कि एक तो वो ऑपरेशन होते हैं ना जो खुलेआम मतलब पूरी दुनिया को पता है कि हाँ ये ऑपरेशन हो रहा है और इसे करना है। कोवर्ट ऑपरेशंस वो होते हैं जैसे कि ये अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो कोल्ड वॉर लड़ी थी यूएसए ने सारी, वो उस वक्त दुनिया को नहीं पता थी, वो बाद में पता चली थी जब डॉक्यूमेंट्स वगैरह लीक हुए थे, ठीक है, तब पता चला था। सो इसीलिए उस टाइम तक वो ये एक कोवर्ट ऑपरेशन था, जो कुछ फंडिंग की इधर तालिबान को अमेरिका ने, ये सारा एक कोवर्ट ऑपरेशन था। तो यही कोवर्ट ऑपरेशन करने की CIA को अमेरिका ने इजाज़त दी हुई है इन वेनेजुएला, ठीक है। इसको बात को एक्नॉलेज किया ट्रंप ने। और जब ट्रंप से पूछा गया कि यार अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे रिगार्डिंग वेनेजुएला, सो ट्रंप ने रिप्लाई दिया कि वी आर सर्टेनली लुकिंग एट द लैंड नाउ बिकॉज वी हैव गॉट द सी वेरी वेल अंडर कंट्रोल, यानी कि समुद्र के अराउंड उसने जो है वो डिप्लॉयमेंट वगैरह सारी नेवी की कर ली है। सो अभी हम देखते हैं कि, और इसी के साथ साथ वो कह रहा है कि जो एयर स्ट्राइक्स भी हम कर रहे हैं ना उसके थ्रू भी कंट्रोल में आ रहे हैं जो ड्रग कार्टेल्स वगैरह हैं और शिप बोट्स हैं। लेकिन अभी वो कह रहा है कि लैंड के अंदर
जो सारा सिस्टम है इस पूरी ड्रग ट्रैफिकिंग का, उसको हम देख रहे हैं कि कैसे कंट्रोल करें। और इसी के साथ साथ द न्यूयॉर्क टाइम ने भी ये रिपोर्ट किया है कि जो अमेरिकन ऑफिशियल्स हैं वो अपनी इस बात में, इस आइडिया में क्लियर हैं कि भाई रिजीम चेंज हमारा एंड गोल है, हमने रिजीम चेंज लाजमी करनी है वेनेजुएला के अंदर, चाहे वो, लेकिन डिबेट जो जिस चीज़ में ना वो ये है कि कोवर्ट हो या ओवर्ट हो, यानी कि खुलेआम करें और डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से या थ्रू इंटेलिजेंस वगैरह जो है वो इस तरह चुपके से काम करें, सिर्फ इस चीज़ में डिबेट है। अच्छा, तो अभी जो यूएसए के लिए कॉन्सिक्वेंसेज हैं उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस सारे ऑपरेशन के लिए जो CIA को भी ऑथराइज़ किया यूएसए ने, और बाकी ये जो शिप्स को अटैक कर रहे हैं थ्रू एयर, उसकी अप्रूवल इसने यूएन से नहीं ली। ऑलरेडी जो है वो यूएन की एक मकसद था ना दुनिया में, जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी को रोकना, वो ऑलरेडी जो है वो पूरी दुनिया को पता चल गया कि किस तरह फेल हो रहा है वो मकसद। सो अभी जब अमेरिका मज़ीद ये काम करेगा तो उससे ना यूएन की जो एक वैलिडिटी है ना वो मज़ीद और ज़्यादा डाउन होगी। इसका होना या ना होना फिर उसका कोई मकसद नहीं है, क्योंकि फिर वही बात है कि जिसके हाथ में पावर वही सब कुछ कर रहा है मज़े से, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर तो उन्होंने कोवर्ट रखने भी हैं ऑपरेशंस, तो उनको ट्रंप ने अभी पब्लिकली डिक्लेयर क्यों कर दिया है, यानी कि उसने भी मान लिया कि हाँ हमने CIA को ऑथराइजेशन दी है। अभी तो अब वेनेजुएला में रजीम चेंज यूएसए के लिए और मज़ीद मुश्किल हो जाएगी अगर तो वो कोवर्ट ऑपरेशंस की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो वो मोहतात हो गए हैं वेनेजुएला के अंदर। तो अभी बात कर लेते हैं कि ये जो कोवर्ट ऑपरेशंस हैं ये सक्सेसफुल हो भी सकते हैं या नहीं। सो एक स्टडी है जो कि ओ'रूर्क, आई होप द प्रोनाउंसिएशन इज़ करेक्ट, लेकिन 2018 की एक स्टडी थी और ये फॉरेन अफेयर्स की एक राइटर है, उसने ये एनालिसिस किए थे और उसने एक बुक भी लिखी है इस टॉपिक पे। और उसने क्या किया है कि 24 US बैक्ड कोवर्ट रिजीम चेंजेस हैं उनको एनालाइज किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जो सोवियत और यूएसए की कोल्ड वॉर थी, उसके दौरान ये जो सारी रिजीम चेंज थी, रिजीम चेंज अटेम्प्ट्स थे यूएसए के, उसको एनालाइज किया है। और उसमें से ये कंक्लूजन निकला है कि जब यूएसए ने सपोर्ट किया जो अपोजिशन में लोग थे, करंट गवर्नमेंट की अपोजिशन में जो लोग थे उनको सपोर्ट किया ताकि वो गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो जाए किसी तरह, तो उन सारे केसेस में यूएसए जो है वो सिर्फ 10% सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर हम असैसिनेशन अटेम्प्ट्स वगैरह की बात करें तो उसमें मोस्टली यूएसए फेल हुआ है, यानी कि इस पूरी जो उसका ये एनालिसिस का और 64 केसेस को पढ़ने का जो एंड रिजल्ट निकला है वो ये निकला है कि ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यूएसए के लिए कोवर्ट रिजीम चेंजेस का जो अटेम्प्ट है वो। और ये पहली दफ़ा नहीं है कि कोवर्ट रिजीम चेंज की कोशिश की है वेनेजुएला में यूएसए ने। 2019 में भी ये कोशिश की थी जिसमें जो अपोजिशन लीडर था उसको यूएसए ने रिकॉग्नाइज़ किया कि यार ये प्रेसिडेंट है, और फिर क्या किया कि उसके खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग, जो मदुरो है ना अभी करंट प्रेसिडेंट रूलर, उसके खिलाफ एक पॉपुलर अपराइजिंग जो है वो लॉन्च करवाई, इग्नाइट करवाई वेनेजुएला के अंदर, लेकिन उसका रिजल्ट एंड में यही निकला कि यार कोई रिजल्ट नहीं हुआ, वो रिजीम चेंज नहीं हो पाई। इसी के साथ साथ 2020 में एक और ऑपरेशन गाइडन के नाम से यूएसए ने एक और ऑपरेशन किया था वेनेजुएला के अंदर, जिसमें 60 डिसेंडेंट ग्रुप्स थे ना, डिसेंडेंट मतलब वो जो जिनका मसला था करंट गवर्नमेंट के साथ, चाहे वो प्रोटेस्टर्स हों या उसके अलावा अगर आप बात कर लो कि आर्म्ड जो ग्रुप्स हैं उनकी बात कर लो, उनको यूएसए ने फंडिंग दी, उनको बैक किया। और 2020 में क्या हुआ कि ये जो डिसेंडेंट्स हैं इन्होंने जो है वो कैपिटल वेनेजुएला का उसको जाके जो है ना उधर गए और जाके जो मदुरो है उसको कैप्चर करने की कोशिश की और उसको असैसिनेट करने की कोशिश की, उसको कैप्चर करने की कोशिश की। तो उस अटेम्प्ट में भी क्या हुआ कि ये अटेम्प्ट भी फेल हो गई और जो वेनेजुएलन फोर्सेस थी, अपनी फोर्सेस, उन्होंने इन सारे लोगों को जो है वो सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो केसेस जिधर रिजीम चेंज सक्सेसफुल हो भी गई थी, तो उधर मसला ये हुआ था ना कि फिर भी रिजीम चेंज सक्सेसफुल होने के बाद भी प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट उधर नहीं आई, ठीक है। उधर जो है वो सिविल वॉर स्टार्ट हो गई जिसकी वजह से जो है वो मुल्क तबाह हो गए, लेकिन उधर प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं आई। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, सो लैटिन अमेरिका, उसमें यूएसए ने 18 कोवर्ट रिजीम चेंज अटेम्प्ट्स किए हैं। और 1954 में तो उसने एक ग्वाटेमाला की एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको टॉपल डाउन करवाया था यूएसए ने, फंडिंग वगैरह करके जो डिसेंडेंट्स थे उधर। और इससे क्या हुआ कि एक मिलिट्री रिजीम थी वो पावर में आ गई, और फिर क्या हुआ कि 36 ईयर्स लंबी एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई जिसमें 2 लाख से ज़्यादा जो हैं वो लोग मर गए थे, ठीक है। और ये बाकी भी जो हमारे पास अरब कंट्रीज़ हैं सारी, उसमें भी अगर हम देख लें तो हमें साफ साफ पता चलता है कि कैसी जो है वो यूएसए ने ट्राई की थी उसे क्या कहते हैं रिजीम चेंजेस की, और उसकी वजह से कितनी बड़ी सिविल वॉर्स जो है वो स्टार्ट हुई थी। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है यूएसए के पास, वो ये है कि वो सारे ये सिर्फ एक थ्रेट यूज़ कर रहे हैं ताकि थ्रेट में आके जो रूलर है वो स्टेप डाउन कर जाए, ठीक है। अभी भी ट्रंप ने ये जो सारी डिप्लॉयमेंट की हैं इसको हम एज ए थ्रेट ले सकते हैं कि हाँ वो थ्रेट देने की कोशिश कर रहा है ताकि शायद थ्रेट के अंदर आके वो जो है वो टॉपल कह रहा हूँ जो रूलर है मदुरो वो स्टेप डाउन कर ले। सो हिस्ट्री से अगर हम देखें, सो जोसेफ स्टालिन, जिसका हमें पता है जो दहशतगर्द था एक, उसने सोवियत यूनियन का रूलर था लेकिन दहशतगर्द था, उसने बहुत बंदे मारे थे। सो उसने जो है वो काफ़ी 3 कंट्रीज़ थी जिनको ना इन्वेजन का थ्रेट दे के
उनकी जो करंट रिजीम्स थी उनको टॉपल डाउन किया था। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी? लीडर्स ऑफ एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुवेनिया, ठीक है। इनके जो लीडर्स थे उनको थ्रेट दे के जो है वो अपनी जो पोस्ट है उससे हटवाया था। लेकिन अगर हम वेनेजुला की बात करें, सो वेनेजुला के केस में ये शायद थोड़ा मुश्किल हो, क्योंकि अगर हम उस दौर की बात करें ना, तो सोवियत यूनियन के मुकाबले में ये जो 3 कंट्रीज़ हैं ये बहुत कुछ नहीं थी। लेकिन अगर हम वेनेजुला की बात करें तो इसकी जीएफपी रैंकिंग 50 है, और 50 एक काफ़ी मतलब अच्छी जीएफपी रैंकिंग है। इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है वो ये है कि यार एयर स्ट्राइक्स की जाएँ वेनेजुला के अंदर, और ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इस ऑप्शन में मसला ये होता है कि लाइक आपका जो टारगेट है ना, मतलब जो लीडर्स हैं ग्रुप के या गवर्नमेंट के, तो उनको ढूंढ के अटैक करना उन पर वो मुश्किल हो जाता है। और दूसरा इसमें ये मसला होता है कि यार लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि उधर जो डिसेंडेंट्स हैं, जो लोग हैं जो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, वो उठें, प्रोटेस्ट करें और मजीद क्योस क्रिएट करें ताकि गवर्नमेंट टॉपल डाउन हो। लेकिन फिर जब आप एयर स्ट्राइक्स करते हो ना, तो वो लोग अपनी जान बचाने के लिए भी जो है वो इधर उधर बाहर प्रोटेस्ट पे नहीं आते हैं। सो इस वजह से जो लोगों की तरफ से प्रेशर आना होता है ना, वो भी प्रेशर नहीं पड़ता। सो ये एक कुछ मसले हैं एयर स्ट्राइक्स के साथ। और इसी तरह अगर हम सऊदी अरेबिया की एग्जांपल ले लें, सो यमन में जब हूथियों के खिलाफ सऊदी अरेबिया ने यमन के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च की थी, जिसने यमन में एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी जो है वो इम्पोज करवा दिया था। सो उस केस में भी हम देखते हैं कि हूथी अभी भी जो है वो यमन के अंदर स्ट्रांग है। सो उसका कोई एज सच अफेक्ट नहीं हुआ। चौथा जो ऑप्शन आ जाता है यूएसए के पास, वो है बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी कि डुज जाके जो है वो फुल लाइक उधर अपने फौजी जो है वेनेजुला की ज़मीन पर लॉन्च करने के बाद वाला जो इन्वेजन है, लाइक फुल स्केल इन्वेजन कर ले, ये एक ऑप्शन है। लेकिन ये भी अमेरिका की जो ये ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होगा, क्योंकि उसका जो मेगा मूवमेंट है और सारी जो अमेरिका फर्स्ट वाली मूवमेंट है, जंगे रुकवाने वाला जो उसका सारी कैंपिंग है, उसको ये बड़ा इफेक्ट करेगा। और इसी के साथ साथ अभी तक जो है वो 10,000 ट्रूप्स अरेंज किए हैं यूएसए ने, और वो हमें नहीं पता है कि भाई लाइक सिर्फ डराने के लिए किए हैं या असली में उधर जाके छोड़ने के लिए किए हैं। लेकिन वो 10,000 ट्रूप्स जो है ना, वो वेनेजुला को रिजीम चेंज करने के लिए जो है वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होंगे। क्योंकि हमें 2003 का याद है जब उन्होंने इराक को इन्वेड किया था यूएसए ने। इराक जो है वो वेनेजुला के, इराक की जो ज़मीन है ना वो वेनेजुला की आधी है, यानी कि वेनेजुला डबल साइज़ है वेनेजुला का कंपेयर टू इराक। और इराक के अंदर जो सोल्जर्स थे ना उस वक्त, वो 1,50,000 प्लस थे सोल्जर्स। फिर भी उनसे इराक कंट्रोल नहीं हुआ ज़्यादा टाइम तक, ठीक है। तो वेनेजुला की बात जो है ना वो छोड़ ही दो। वेनेजुला तो फिर जो है अभी तक ट्रूप्स भी 10,000 हैं जो अरेंज किए गए हैं, और साथ ही साथ साइज़ भी डबल है। अच्छा, तो कुछ लोग मेरा ये जो बड़ा रिसेंट आर्गूमेंट है इसको इस तरह रिबटल कर सकते हैं कि भाई ये ग्रेनाडा आइलैंड जो है और पनामा, इनमें भी तो यूएसए ने सक्सेसफुली रिजीम चेंज की थी बाय गेटिंग बूट्स ऑन ग्राउंड देयर, ठीक है। सो ये इनकी ना वेनेजुला की और इन आइलैंड की जो है वो आपस में इनको कनेक्ट करना ना, ये काफ़ी ज़्यादा मिसलीडिंग है। वो इसलिए क्योंकि ग्रेनाडा की अगर हम बात करें, सो ये एक बहुत छोटा सा आइलैंड है, और जिस वक्त तो रिजीम चेंज की थी ना, उसकी पॉपुलेशन सिर्फ 90,000 थी इस आइलैंड की, ठीक है। बहुत आसानी से इधर रिजीम चेंज हो सकती है। और अगर हम पनामा की बात करें, इसकी उस वक्त पॉपुलेशन बड़ी थी, ठीक है, लेकिन जब रिजीम चेंज हुआ था पनामा में तो पॉपुलेशन बड़ी थी। लेकिन अगर इसकी हम लैंड की बात करें ना, तो डिवाइडेड बाय 12 कर दो ना वेनेजुला को, तब जाके पनामा बनता है। इतना छोटा है पनामा, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर हम आज के दौर की बात करें तो वेनेजुला में जो पनामा की पॉपुलेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो ना, तो वेनेजुला की पॉपुलेशन इतनी बनती है, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन और जितना बड़ा ज़मीन, उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा रिजीम चेंज करना, और उतनी ही ज़्यादा फौज हमको चाहिए होगी रिजीम चेंज करने के लिए, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में लाजमी रखना है। सो इसलिए ये जो इन आइलैंड की वेनेजुला के साथ जो है वो मैचिंग की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। इसी के साथ साथ वेनेजुला जो है वो एक, उसका जो लैंडस्केप है ना वो भी बड़ा मतलब अच्छा है, और वो रिजीम चेंजेस को लाइक अपोज करने वाला है। लाइक उसमें माउंटेनियस रीजन्स हैं, जंगल भरे हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। और अफगानिस्तान में भी जो मुश्किल सबसे ज़्यादा पेश आई थी अमेरिका को, वो उसके जो लैंडस्केप है ना उसकी वजह से पेश आई थी। और साथ ही साथ पहाड़ों के अंदर जो है वो गार वगैरह बनाए हुए होते थे। तालिबान ने वो अंदर घुस जाते थे गारों के, बाहर आके अटैक करके फिर अंदर चले जाते थे। और दूसरा ये वो इधर उधर पहाड़ों के घूमते रहते थे, यूएसए को पता ही नहीं चलता था यार कौन किधर से आ रहा है और कौन। इसी के साथ साथ वेनेजुला में जो है वो प्रो रिजीम मिलिशियाज भी हैं, ठीक है। सो और जिधर मिलिशियाज होते हैं ना, उधर हमें पता है कि फिर क्या बनता है। तो जिधर भी मिलिशियाज होंगे ना, उधर तालिबान और अफगानिस्तान और यूएसए के बीच में जो कुछ हुआ था ना लड़ाई, उस तरह की कंडीशंस बन जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जो मिलिशियाज होते हैं वो सरेंडर नहीं करते हैं, और वो इधर उधर ही जो है वो वेनेजुला के अंदर पहाड़ों में, जंगलों में घूम घूम के आएंगे, वापस अटैक करेंगे, और वो सारा सिस्टम होगा। सो ये जो है वो बूट्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है अमेरिका के लिए। इसी के साथ साथ 2023 में रैंड कॉरपोरेशन ने जो मिलिट्री इंटरवेंशन है इन वेनेजुला, उससे यूएसए को वार्न किया था कि ये ना करना, क्योंकि अगर किया तो ये जो पूरी जंग है वो प्रोट्रैक्टेड हो जाएगी,
खींच जाएगी, लंबी हो जाएगी और इससे फिर आपका बाहर निकलना जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये जो सारी मैंने आपको पीछे रीजंस बताएंगे ना, वो इन्हीं रीजंस की वजह से रैंड कॉर्पोरेशन ने बोला था। और अभी रैंड कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये एक थिंक टैंक है और ये वही थिंक टैंक है जिसने अमेरिका को ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर विद सोवियत यूनियन उसको सजेस्ट किया था कि आप जो तालिबान है और इसी तरह रेडिकल इस्लाम है, एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम है, उसको सपोर्ट करें, ठीक है। और बाद में फिर जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद और जब तालिबान 9/11 के बाद मॉडरेट मुस्लिम्स को जो है वो सपोर्ट करने की भी सजेशन इसी रैंड कॉर्पोरेशन ने दी थी। और यही रैंड कॉर्पोरेशन अभी अमेरिका को मना कर रही है कि वेनेजुएला में आपने जो है वो मिलिट्री की तरफ मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करनी है, बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये सारा सिस्टम है। और मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा वो ये होगा कि वो अभी रिसेंटली एक जो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था वो एक वेनेजुएलन पॉलिटिशियन थी, एक लड़की थी, उसको मिला था। और अभी जो करंट वेनेजुएला है उसके अंदर उसकी 2/3 मेजॉरिटी से सपोर्ट है। जो इलेक्शंस हुए थे उनमें रिगिंग हुई थी, इसीलिए वो जो भी प्रेसिडेंट होता है उनके सिस्टम में, या प्राइम मिनिस्टर मुझे नहीं पता, लेकिन वो रूलर नहीं बन सकी वेनेजुएला की, ये वजह है। लेकिन उसकी सपोर्ट उधर काफ़ी ज़्यादा है। सो मेरा ख्याल से उधर जो है वो आपको ये जो जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला है उसी को उधर छोड़ देना चाहिए और उसी को सपोर्ट करना चाहिए अगर यूएसए जो है वो रिजीम चेंज चाहता है। सो ये मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे जो हैं वो यूएसए को ही बर्बाद करेंगे। ट्रंप ऑलरेडी बर्बाद कर रहा है और अगर मज़ीद बर्बादी चाहिए तो वो ये काम लाजमी करें। हम तो कहते ही हैं कि यार जो है वो दुनिया में पावर बैलेंस अच्छा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि यूएसए की पावर कम हो अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा होगा। ना सिर्फ यूएसए की बल्कि रशिया और चाइना की भी पावर जो है वो कम हो, ताकि पूरी दुनिया में पावर बैलेंस एक अच्छा सा जो है वो बन जाए। और फिर ये जो करते हैं ना अपने मतलब इनका जो वर्ल्ड ऑर्डर है कि जिसके हाथ में ताकत है वो फिर जो मर्जी चाहे करे, तो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना ये जो है ना वो किक आउट हो जाए। और ये तभी किक आउट होगा जब इन सारे जो वर्ल्ड पावर्स हैं अमेरिका, चाइना और रशिया, इनकी जो पावर्स हैं वो नीचे होंगी, वरना ये नहीं हो सकता। और पावर नीचे होगी जब यूएसए इस तरह के काम मज़ीद करेगा। सो थैंक यू।